हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस पर। आज से हमने स्टार्ट की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हरियाणा से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, हम हर एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करवाने की कोशिश करेंगे। मैथ्स के सॉल्यूशन मैं करवा रही हूँ और जो जीके होगा, जीके हरियाणा की जीके पूरी की पूरी मनीष सर करवाएंगे। सो आप बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस के साथ। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है हरियाणा कांस्टेबल मैथ सॉल्यूशन का प्रीवियस ईयर पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन आया, जो कि ये सारे क्वेश्चन वही है जो पुलिस कांस्टेबल में आए थे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? हमें निकालनी है सबसे छोटी संख्या जिसमें 3 जोड़ने पर 27, 35, 25 और 21 से विभाजित होती है। इंग्लिश वालों के लिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड बाय 3 इज डिविजिबल बाय 27, 35, 25 एंड 21। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। ऐसे तो है नहीं हर क्वेश्चन को हम 27 से भी भाग दे दे, 35 से भी दे दे, 25 से भी दे दे, 21 से भी दे दे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है आपका, आंसर इनमें से होएगा, पता है आपको। क्या करोगे, सबसे पहले ना इनमें 3 ऐड कर दो, इसके अंदर 3 ऐड करो क्योंकि 3 जोड़ने पर कह रहे हैं, तो इसमें 3 ऐड किया, ये हो गया 4, 7, 2, 5। ठीक है, इसमें 3 ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा 4, 7, 2, 8। इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 4, 7, 2, 3 और 1। इसमें 3 ऐड किया तो 4, 7, 3, 4। अब ये चेक करने हैं कि क्या ये इनमें से कोई ऐसा नंबर है जो 27, 35, 25 और 21 से भागो। अब इसको कैसे चेक करोगे, 27 के प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकाल दो। 27 के अगर आप निकालोगे तो ये लिखा जाएगा, देखो 27 किस किस से भाग होता है वो देख लो, मतलब कौन से अभाज्य गुणनखंड है जिससे 27 भाग होता है। 27 3 से भाग होएगा, ठीक है, और इसके अलावा 9 से हो जाएगा, है ना, तो 9 भी तो 3 से ही होता है, तो हमने एक 3 को चूज कर लिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 35 की, तो 35 5 7 जा 35 यानी कि 5 से डिविजिबल होगा और 7 से डिविजिबल मतलब भाग होगा। ठीक है, 5 7 35। उसके बाद अगर हम 25 की बात करें तो 5 5 जा 25, तो 5 से होगा। ठीक है, और अगर हम 21 की बात करते हैं तो 3 7 जा 21। ठीक है, यानी कि 3 और 7 दो नंबर मिल गए। तो हमको कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं, देखो एक मिल रहा है 3, ठीक है, 9 भी 3 से होएगा क्योंकि 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, तो 9 को लेने की नीड नहीं है। 3, एक मिला 5, एक मिला 7, यानी कि 3 नंबर हमें मिल गए। अब हमें वो नंबर यहाँ से ढूंढना है जो 3 से भी भाग हो, 5 से भी हो, 7 से भी हो। अब 3 से भाग वो वाला नंबर होता है जिसके अंदर सारे नंबर को ऐड करने पे जो नंबर आएगा वो 3 की टेबल में आता हो। तो देखो 4 और 7 को ऐड करोगे 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी कि इनको जब ऐड करोगे ना नंबर को तो 18 बना। 18 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये वाला नंबर जो है ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, यानी कि 3 की कंडीशन इस नंबर ने सेटिस्फाई कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं 5 की। 5 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट में 0 या फिर 5 हो, तो इसके लास्ट में 5 है, तो यानी कि ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 5 की जो है कंडीशन भी इसने सेटिस्फाई कर ली। उसके बाद हम बात करते हैं 7 की। ठीक है, अब 7 से देखो इसको डिवाइड करके, अगर हम 7 से इसे डिवाइड करते हैं 4 7 2 5, 7 6 जा 42, ठीक है, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35। ठीक, तो यानी कि ये पूरा पूरा 7 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन 3 5 और 7 तीनों से डिवाइड हो रहा है 3 ऐड करने पे, इसका मतलब ए ही हमारा क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स माइनस में सीकेंट इनवर्स। ये वैसे 11th 12th का क्वेश्चन है। ठीक है, सो हम इसे करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। टेंजेंट इनवर्स √3, यानी कि टेंजेंट इनवर्स √3 कब √3 होता है, टेंजेंट इनवर्स √3 इसकी वैल्यू होती है जब 60 डिग्री हो, और 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3। ठीक है,
अब ये डिग्री को पाई में कैसे कन्वर्ट करते होते हैं, ये देखो देखो इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 डिग्री होती है हमारे पास पाई बाय में 180 के इक्वल, ठीक है। तो जैसे 60 डिग्री है, 60 डिग्री क्या होगी, 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 होगी। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, पाई बाय 3 ही आएगा, ठीक है। तो हम ऐसे इसे निकाल सकते हैं। अब सीकेंट इनवर्स -2, सीकेंट इनवर्स -2, पहले तो इसकी वैल्यू पुट कर दूं यहाँ मैं पाई बाय 3। हमने सीकेंट इनवर्स -2 की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। ये कैसे लिखेंगे, सीकेंट इनवर्स -2 को अगर मैं एक्स पुट कर दूं तो ये सीकेंट यहाँ जाके क्या बन जाएगा, सीकेंट एक्स इक्वल टू -2, है ना। अब सीकेंट की वैल्यू -2 कब होती है, सीकेंट की वैल्यू -2 होती है, यानी कि 2 कब होती है वो देख लो, माइनस ऐसे रहने दो, ठीक है। जब क्या हो, सीकेंट कितना हो, पाई बाय 3 हो, ठीक है। अब सीकेंट नेगेटिव आ रहा है, सीकेंट नेगेटिव कब होता है, जब वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में हो। देखो जैसे कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन कोस टेंजेंट को टेंजेंट कोसिकेंट सीकेंट। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर सीकेंट और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो क्योंकि सीकेंट नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव यहाँ पर सीकेंट पॉजिटिव नहीं है, मतलब सीकेंट यहाँ क्या है, नेगेटिव है। अब देखो जब भी सेकंड क्वाड्रेंट की बात होती है तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ 0, यहाँ पर पाई बाय 2, यहाँ पाई और यहाँ पर 3 पाई बाय 2, ठीक है, ये होता है। तो जब भी हमारे पास इस क्वाड्रेंट की बात आती है तो हम क्या करते हैं, पाई में से माइनस करते हैं, ठीक है। तो यानी कि पहले तो सीकेंट नेगेटिव साइन हम अंदर ले लेंगे, माइनस के पाई बाय 3 हुआ, नेगेटिव एंगल है, क्या करेंगे, सीकेंट पाई माइनस पाई बाय 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा, सीकेंट 2 पाई बाय 3, ठीक है। अब देखो इस पूरे को मैंने क्या माना था, एक्स माना था, ओके। तो सीकेंट एक्स क्या आ गया, सीकेंट एक्स आ गया, सीकेंट 2 पाई बाय 3 आ गया। तो दोनों साइड सीकेंट के एंगल इक्वल है, इसका मतलब दोनों साइड सीकेंट इक्वल है तो एंगल इक्वल होए। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 पाई बाय 3। तो यहाँ से हम सीकेंट इनवर्स जो -2 है इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पाई बाय 3। अब हम इसे कर देंगे सोल्व। देखो एक पाई बाय 3 में से 2 पाई बाय 3 गई, कितना बचेगा, माइनस के पाई बाय 3। तो एक है, एक व्युत्क्रमणीय वर्ग अव्यूह है जिसकी कोटि 3 गुना 3 है, तो ये यहाँ पर गलत है, तो डेट एडजॉइंट ए के बराबर होगा। ए इज इन्वर्टिबल, ए इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इन्वर्टिबल कब होती है, जब ए का डेटर्मिनेंट 0 नहीं होता, ठीक है। पहली बात, ए का डेटर्मिनेंट 0 ना हो तो इन्वर्टिबल होती है। हुज ऑर्डर इज, ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3, मतलब क्या है कि n की वैल्यू 3 है। सो तो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, ये कह रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा। देखो एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम लेते हैं उसका डेटर्मिनेंट क्या होता है, ए डेट की पावर n-1 होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डेट की पावर 3-1, यानी कि ए डेट का स्क्वायर, ये हमारे पास रहेगा इसका सॉल्यूशन, ओके। सो नेक्स्ट है, एक गेंद को 12 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। देखो एक गेंद है, यहाँ पर 12 मीटर ऊंचा खड़ा है कोई, ठीक है, मान लो ये 12 मीटर की ऊंचाई है, यहाँ से इसको गिरा के अभी गेंद देखो, गेंद है ऑब्वियस, ऐसे तो है नहीं गिरते ही कि पत्थर की तरह वहीं पे रह जाएगी, वापस कूदेगी। अब देखो क्या कहते हैं, जब वो वापस कूद रही है तो ये आधी दूरी तक वापस आ जाती है, ये गेंद गिरी तो ये आधा दूरी तक वापस आई। अब आधी दूरी कितनी हुई भाई, 6 हुई। अब वापस आएगी तो ऐसा तो है नहीं कि वो आधे रास्ते में मानी जाएगी, उतना ही डिस्टेंस वापस कवर करेगी क्योंकि ज़मीन पे जाएगी तो, ठीक है। तो वो दोबारा आई,
अब अभी भी गेंद नहीं रुकेगी, क्योंकि ये फिर दोबारा क्या है कि यदि वह इस तरीके से गिरना जारी रखती है, मतलब जब दोबारा गिरी तो आधी दूरी तक फिर आई, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 6 पे गई तो 6 पे ही फिर आई, फिर आधा दूरी जो है 3 पे गई और फिर वापस आधी दूरी फिर 3 पे आई। ऐसे ही वो आधी आधी करते करते तब तक करती है जब तक वो रुक ना जाए, मतलब ये ऐसे कर रही है, ठीक है। हमें निकालना क्या है कि जारी रखती है और उसी तरह वापस आती है, तो रुकने के बाद वह कितनी दूरी तय कर चुकी होगी, हमें ये बताना है कि कितनी दूरी वह तय कर चुकी होगी, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिए। क्या करेंगे हम, पहले क्या कितनी दूरी तय की, 12, ठीक है। उसके बाद वो आधे रास्ते वापस आई तो मतलब 12/2, फिर वापस गई तो 12/2, ठीक। फिर 12 का हाफ 6 हुआ तो 6, क्योंकि 6 से हाफ गई, या फिर आप लिख सकते हो इसको 12/2, यानी कि ये हमारे पास हुई 6 हुई और ये 6 हुई। अब उसके बाद फिर से उसने आधी दूरी की, यानी कि 6/2 है ना, फिर दोबारा 6/2, क्योंकि यहाँ पर जो ये 3 आ रहा है ये 6 का हाफ है ना, 6/2, तो यानी कि उसने 3 की दूरी तय की जो कि 6/2 है, 6 की आधी थी। अगली बार उसने क्या किया, जो 3 थी 3 की भी आधी की, 3/2 3/2, ऐसे ऐसे वो करती गई, क्योंकि एक बार जा रही है तो वापस भी आएगी, ठीक है। तब तक करनी है जब तक वो रुक ना जाए। अब क्या करेंगे, देखो 12 तो एक बार है, उसको ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है। अब दो बार कौन है, सारे दो बार है बाकी, तो हम क्या करेंगे 2 ब्रैकेट में, क्योंकि सारे 2 बार है। पहला क्या है 12/2, ठीक है। दूसरा 2 बार कौन है 6/2, फिर 2 बार कौन है 3/2। हमारे पास ये सीरीज ऐसे चलती जा रही है। अगर आपने 10th क्लास में AP-GP सीरीज पढ़ी हो, अर्थमेटिक जियोमेट्रिक, ठीक है, तो उसके अंदर आपने क्या देखा होगा कि अगर हमारे पास इक्वल रेशो आती है, यानी कि अगर मैं इसे A1 कह दूं, इसे A2 कह दूं और इसे A3 कह दूं, तो हम अगर देखें कि A2 बाय में अगर A1 देखते हैं और A3 बाय में A2 देखते हैं, तो इसको अगर ऐसा हमारे पास इक्वल आता है तो हम इसे कहते हैं कि ये GP सीरीज है, ठीक है। और हमने क्या करना है, GP सीरीज का सम निकालना है। तो पहले हम देखते हैं GP सीरीज है या नहीं। A2 क्या है 6/2, इसके डिवाइड में क्या आएगा A1 कितना है 12/2, 12/2 से डिवाइड करेंगे तो मतलब ये बन जाएगा मल्टीप्लाई में 2/12, इक्वल आना चाहिए। A3 क्या है 3/2 और डिवाइड किससे कर रहे हैं 6/2, यानी कि 2/6 आएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, 6 1 6, 6 2 12, 3 2 6, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि ये बन गया हमारे पास 1/2 इक्वल टू 1/2। तो हमें ये पता चल गया कि ये इक्वल है, इसका मतलब ये GP सीरीज बन रही है, ठीक है। हमने क्या निकालना है, कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी तक वह रुक जाएगी, यानी कि उसने पहले इतनी की, मतलब हमने टोटल दूरी निकालनी है, तो यानी कि 12 प्लस में इन सब का भी क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। अब प्लस क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रही है, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर का, एस इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A अपॉन, क्योंकि जो हमारे पास ये निकला है ये R निकला है, ठीक है, A अपॉन 1 - R। हम 1 - R तब करते हैं जब R 1 से छोटा हो, ठीक है। अगर हमारे पास R जो कि है 1 से बड़ा होता तो हम फॉर्मूला यूज करते A बाय में R - 1, ओके। ऐसे इन्फिनिटी अपने पास क्या होगा A मतलब जो A1 होता है वही A होता है, तो A हो गया 12/2, यानी कि 6 हुआ A हो गया 6 डिवाइड बाय 1 माइनस R कितना है 1/2, ठीक है। तो नीचे का एलसीएम हम सोल्व कर देंगे, 1 में से हाफ गया, हाफ ही बचेगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 6 डिवाइड में है 1/2, ये मल्टीप्लाई में आके आ जाएगा 2/1, ये हो गया हमारे पास 12, ठीक है। अब देखो क्या हमें मिलता है, एक बार इसे मैं इरेज करती हूँ। हमारे पास क्या आंसर आया 12 पहले था प्लस में 2, मैंने इसको सोल्व किया क्योंकि ये हमारे पास एस इन्फिनिटी बन रही है, क्योंकि इनफाइनाइट चल रही है, तो 2 × इसकी वैल्यू कितनी निकाली मैंने 12, तो यहाँ लिख दिया 12। तो 2 प्लस में 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, इक्वल में कितना आ गया ये 36, यानी कि 36
मीटर की उसने जो है डिस्टेंस कवर किया और उसके बाद वो रुक गई। एक विद्यालय में केवल 3 कक्षाएं हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 कक्षाएं, क्रमशः 40, 50 और 60 विद्यार्थी हैं। यानी कि पहली क्लास हुई फर्स्ट क्लास, उसके अंदर है कितने 40 स्टूडेंट, अनदर क्लास में है सेकंड में 50 और थर्ड क्लास में है 60 स्टूडेंट। ठीक है, इन कक्षाओं की उत्तीर्ण प्रतिशतता 10, 20 और 10 है। यानी कि इस क्लास के अंदर 10% बच्चे, इस क्लास में 10% बच्चे जो कि है पास हुए, इस क्लास में 20% बच्चे पास हुए और इस क्लास में 60% बच्चे 10% बच्चे पास हुए। तो विद्यालय की उत्तीर्णता प्रतिशतता क्या होगी, यानी कि टोटल कितने बच्चे पास हुए वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर इस क्लास के 10% बच्चे पास हुए हैं तो वो 10% कितने बच्चे हैं, यानी कि संख्या कितनी है। क्या कैसे निकालेंगे, 40 में से 10% पास हुए तो 40 मल्टीप्लाई बाय 10% के नाम का 100 आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल की, हमारे पास बचा 4, यानी कि 4 स्टूडेंट कहाँ से आए, फर्स्ट क्लास से। वैसे टोटल स्टूडेंट कितने बनते हैं, ये बन गए हमारे पास 150 स्टूडेंट, है ना। 150 स्टूडेंट टोटल हैं और जिसमें से फर्स्ट क्लास में से 4 बच्चे पास हुए। फिर उसके बाद हम सेकंड क्लास की बात करें, 50 में से 20% बच्चे पास हो रहे हैं तो 50 मल्टीप्लाई बाय 20 बाय में 100, ये 0 से 0 मैंने कैंसिल की, 5 2 ज़ा 10, यानी कि सेकंड क्लास में सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चे पास हुए हैं। अगर मैं थर्ड के लिए बात करूँ तो 60 मल्टीप्लाई बाय 10% बच्चे पास हुए, तो ये मैंने कर दिया मल्टीप्लाई बाय 10 बाय में 100, यानी कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ 6 बच्चे थर्ड क्लास से पास हुए हैं। तो थर्ड क्लास के टोटल कितने बच्चे, मतलब पूरे स्कूल के कितने बच्चे पास हुए, 20 बच्चे जो कि है पास हुए पूरे स्कूल से। ठीक है, अब हमारे पास हमने क्या निकालना है, तो कि पूरे स्कूल में कितने परसेंट, अब इनको परसेंट निकालना है। क्या करेंगे परसेंट निकालने के लिए, जितने बच्चे पास हुए वो डिवाइड बाय टोटल कितने हैं वो और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो क्या करेंगे परसेंट निकालने के लिए, 0 से ये 0 की कैंसिल। ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और ये 22 ज़ा 40, 40 बाय में 3 आया और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं हमारे पास परसेंट के अंदर, मतलब रेशियो में जो कि हमारा परसेंट आ जाएगा, 13 3 ज़ा 39 एंड 1 बाय में 3, इतने परसेंट बच्चे जो कि है पर पास हुए हैं पूरे स्कूल के। ठीक है, यदि गेहूं का दाम 30% बढ़ जाता है तो यानी कि जो बढ़ रहा है, हम इसको ना इस टाइप के क्वेश्चन, कितने परसेंट बढ़ रहा है, कितनी खपत कम की जाए, इसके अंदर हमें ना सिर्फ और सिर्फ परसेंट के ऊपर ध्यान देना है। एक्स को हम परसेंट मानेंगे जो बढ़ रहा है, यानी कि प्लस एक्स कर दूंगी मैं। ठीक है, घट रहा होगा तो माइनस एक्स यूज़ करना है। ओके, तो एक्स बढ़ रहा है तो 30% बढ़ रहा है। ठीक, तो कह रहे कि गृहस्थ को गेहूं की खपत कितनी कम कर देनी चाहिए कि उसका व्यय न बढ़े। मतलब ये चाहते हैं कि अगर मान लो इनका महीने का जो गेहूं की खपत है वो मान लो 500 रुपये है, फॉर एग्जाम्पल 500 का मैंने, ठीक है, 500 रुपये की अगर गेहूं की खपत है, अगर उसके अंदर उसका दाम बढ़ रहा है तो कहते हैं कि हम गेहूं कम खा लेंगे, खर्चा हमारा 500 ही रहना चाहिए, बेशक हमें गेहूं कम लेनी पड़े। वो कह रहे हैं कि उन्हें कितनी खपत कम करनी पड़ेगी कि उनके 500 रुपये से 1 रुपया भी ज़्यादा ना लगे। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, जो हमारे पास दाम बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, यानी कि जो मैंने एक्स माना है वो ऊपर डिवाइड बाय, अगर बढ़ रहा है तो 100 प्लस एक्स, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 100, अगर घट रहा है तो 100 एक्स बाय में 100 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई बाय 100। ये बढ़ रहा होगा तो करना है और ये घट रहा होगा तो करना है। ठीक है, तो आपने करना कैसे है इस क्वेश्चन को, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ये बढ़ रहा है तो हम इसको यूज़ करेंगे। x कितना है 30 डिवाइड बाय 100 प्लस में 30 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है,
कितना हो गया, ये ऊपर बन गया 3000 डिवाइड बाई 130, इसको यहाँ से कर दिया मैंने डिवाइड। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं हमारे पास बन जाएगा ये 231/13, तो यानी कि 23 1/13% जो कि है, इतना परसेंट जो है उनको अपना खर्च कम करना पड़ेगा, अपना व्यय कम करना पड़ेगा, ताकि उनका गेहूं का खर्चा जितना है उससे ज़्यादा ना बढ़े जो भी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अगर इससे पोजिट आता कि अगर दाम घट रहे हैं और कितना उनको गेहूं का खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, तो उसमें हम x को माइनस करते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या दिए गए संख्याओं के समुच्चय से संबंध रखती है, यानी कि नीचे हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो इनकी सीरीज से जो कि है रिलेट करती है, संबंध रखती है, यानी कि इसके बाद जो भी नंबर आएगा इनमें से कौन सा आने के चांस हो सकते हैं। तो देखो, ज़्यादा तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर इसको देखो ना, तो 2 के बाद 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, मतलब क्या है कि ये बढ़ते जा रहे हैं। अब ओबियस है ना, 23 के बाद जो भी आएगा कोई ना कोई बड़ा हुआ नंबर ही आएगा, है ना। और बाकी क्या है, 23 से छोटे हैं तीनों, सिर्फ 29 बड़ा है, तो यहाँ पर 29 ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है, एक पुलिस वाला एक चोर का पीछा करता है। ठीक है, देखो भाई, पीछा कर रहा है, ऑब्वियस है ना, चोर आगे भाग रहा है, यहाँ पर चोर है, यहाँ पर पुलिस है। ठीक, जो 100 मीटर भाग चुका है, यानी कि पुलिस अभी यहाँ खड़ी है, यू लगा लो 0 पे, और जो चोर है 100 मीटर भाग चुका है। ठीक, अगर पुलिस वाला 6 मिनट में 1 किलोमीटर भागता है, अगर पुलिस वाले की हम स्पीड देखें कितनी है, वो 6 मिनट में कितना भाग रहा है, 1 किलोमीटर। ठीक, अब इस क्वेश्चन के अंदर ना बहुत चीज़ें ध्यान देने की होगी आपको। 6 मिनट में 1 किलोमीटर वो भाग रहा है, चोर 10 मिनट में कितना भाग रहा है, 1 किलोमीटर। 10 मिनट में 1 किलोमीटर वो भाग रहा है। ठीक है, ऑब्वियस है ना, चोर को तो पकड़ में आना ही पड़ेगा, पुलिस की स्पीड ज़्यादा होगी, है। तो पकड़े जाने से पहले, यानी कि चोर, मान लो ये भाग रहा है, यहाँ पर चोर आके पकड़ा गया, यानी कि पुलिस और चोर एक सेम जगह पे आ गए। ठीक है, पुलिस भी भाग रही है, चोर भी भाग रहा है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितना भाग चुका होगा, मतलब अब चोर यहाँ से भागना शुरू हुआ था और वो 100 तो उसने इतनी की, मान लो यहाँ पर x और की, इतना और भागा, उसके बाद ये पकड़ा गया। ठीक, तो कह रहे हैं कि चोर कितना भाग चुका होगा, हमने निकालना x। ठीक है, तो देखो, जो पुलिस का जो डिस्टेंस था, पुलिस के लिए डिस्टेंस कितना रहा, 100, यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, 100 प्लस में x, पुलिस कितना भागी, 100 प्लस x दूरी तक भागी। ठीक है, और जो चोर भागा, चोर कितना भागा, मतलब जब वो पकड़े जाने से पहले वो x तक भागा। कभी भी रिलेशन निकालना हो, किलोमीटर में दूरी हो और टाइम होता है वो आवर में होता है। ठीक है, अगर दूरी हमारे पास मीटर में है तो टाइम हमारे पास सेकंड में होना चाहिए। तो इन्होंने 6 मिनट दिए हैं, 6 मिनट को हम चेंज कर देंगे सेकंड में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये कितना हो गया, 360 सेकंड हो गए। ठीक है, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, 360 सेकंड हमारे पास ये हुए। अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो इसका कितना हुआ, चोर के लिए कितने सेकंड हुए, 600 सेकंड। ओके, अब 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर हमें नहीं चाहिए क्योंकि मीटर में क्वेश्चन है, तो 1 किलोमीटर को भी चेंज कर देंगे मीटर में, यानी कि 1000 मीटर, इसका भी 1000 मीटर में। ठीक है, ठीक है, अगर 100 मीटर, सॉरी 1000 मीटर, पुलिस के लिए बात कर रही हूँ मैं ये, अगर पुलिस 1000 मीटर कितनी दूरी में, 1000 मीटर वो 360 सेकंड में कंप्लीट कर रही है पुलिस, तो 100 प्लस x मीटर दूर गया पुलिस वाला, है ना, तो 100 प्लस x मीटर कितनी दूर में करेगी, तो 360, ये बाय में आ जाएगा 1000 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100 प्लस में x। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, इसको हम काटेंगे, हमें क्या मिलता है यहाँ पर 9/25। ठीक है, तो यानी कि पुलिस ने 9/25
जो कि है स्पीड के जो कि है सेकंड में इसे पकड़ा चोर को, ठीक। और ये तो था हमारे लिए पुलिस का निकला। अब हम ऐसे ही चोर का निकालेंगे। चोर का निकालने के लिए भी क्या करेंगे, चोर अगर 1000 मीटर 600 सेकंड है चोर के लिए, 600 सेकंड में कर रहा है दूरी तय, तो चोर कितना गया x, तो हम क्या करेंगे 600 बाय में 1000 मल्टीप्लाई बाय x, तो इसको कैंसिल करेंगे, ये हमारे पास बन गया 3/5, यानी कि चोर के लिए कितना रेशो मिला हमें 3/5x, ठीक है। तो अब ये रेशो कैसा है कि 9/25 और 3/5, यानी कि ये ऐसा टाइम है जब दोनों के दोनों आपस में मिल चुके हैं, यानी कि पुलिस और चोर एक पॉइंट पे मिल चुके हैं, यानी कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। मतलब इन दोनों को हमने रखना इक्वल, पुलिस और इक्वल में चोर, ठीक है। तो इसे अब हम सोल्व कर देंगे इक्वल रख के। तो देखो 9/25 इंटू 100 प्लस x इक्वल किसके रखेंगे हम 3/5 इंटू एक्स। हमें क्या निकालना है, ये x दूरी, जब चोर पकड़ा गया जितनी दूर पकड़ने से पहले कितनी दूर तक वो और भागा था, ठीक है। तो इसे कैंसिल करेंगे, 3 3 ज़ा 9 और 5 5 ज़ा 25। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 3 की 100 से 300 प्लस में 3x इक्वल टू 5 वहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा 5x, ठीक है। तो 300 इक्वल टू 3x यहाँ के माइनस होएगा, 5x में से 3x गया 2x, x कितना आ जाएगा, ये 2 यहाँ के डिवाइड, यानी कि 150, ठीक है। यानी कि 150 मीटर तक वो भागा था पकड़ा जाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 1 रुपये के 3 4 और 2.5 के अनुपात में है। देखो 50 पैसे के अनुपात यानी कि रेशो, 25 पैसे रेशो 1 रुपीज़, कितना रेशो है 3 रेशो 4 रेशो। देखो 2.5 का मतलब क्या है कि 2 2 = 4 + 1 5/2, यानी कि 5/2 रेशो, ठीक है। हमने क्या बताना है आगे, यदि राशि रुपये 210 है, यानी कि जितने भी कॉइन्स है ना, चाहे 50 पैसे के हो 25 पैसे हो 1 रुपीज़ हो, जितने भी कॉइन्स है उनका जो टोटल करेंगे वो कितने हैं 210 रुपीज़, यानी कि 210 रुपये टोटल है। तो कह रहे हैं कि 1 रुपये के सिक्के की संख्या क्या होगी, हमें 1 रुपये के सिक्के बताने कितने हैं उनमें से। अब इस टाइप का क्वेश्चन आज आपको कैसे करना है। अब एक बात बताओ कि अगर 50 पैसे को हमने बनाना हो 1 रुपीज़ तो कितने कॉइन्स की नीड होएगी। देखो 50 पैसे प्लस 50 पैसे तो ही 100 पैसे बनेंगे, 100 पैसे मतलब 1 रुपया, है ना। तो देखो 50 पैसे को अगर हमें 1 रुपीज़ बनाना है तो कितने कॉइन्स की नीड हुई 2 कॉइन्स की, तो हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 2 से। 25 पैसे को 1 रुपीज़ बनाने के लिए कितने कॉइन्स की नीड होएगी 4 कॉइन्स की, इसको 2 की थी तो इसको 4 की, तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 4 से, ठीक है। 1 रुपीज़ बनाने के लिए कितने कॉइन्स की नीड होगी 1 ही कॉइन्स की, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1 से। ये क्या बन गया हमारे पास 3/2 रेशो 4/4 रेशो 5/2, ठीक है। अब सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे 4, तो हर किसी की मल्टीप्लाई कर देना 4 से, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 2, यानी कि 3 2 = 6 रेशो, या 4 से 4 डिवाइड, ये 4 रेशो, ये 2 यानी कि 10। हमारे पास जो रेशो आया है 6:4:10। अब हमें करना कैसे है, टोटल रुपीज़ कितने आ रहे हैं 210, ठीक है। देखो ये वाला किसके लिए था 1 रुपीज़ वाले के लिए था, हमने किसकी संख्या निकालनी है 1 रुपीज़ वाले की, 1 रुपीज़ वाले को हम उठा लेंगे, ठीक है, जिसकी संख्या निकालनी है। तो क्या कर देंगे 1 रुपीज़ डिवाइड बाई टोटल हम इनको कर देंगे, इनका टोटल कितना है 20 आ रहा है, 6 4 10 और 10 20, तो टोटल हो गया 20 मल्टीप्लाई बाय टोटल रुपीज़ कितने थे 210, तो 210 मल्टीप्लाई में लगा देंगे। इसको ये कैंसिल किया, ये हमारे पास आ गया 105, यानी कि टोटल 105 कॉइन्स 1 रुपए के थे। अगर हमें क्या देते 25 पैसे के, उसके लिए क्या करते 6 बाई में इनका सम यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय 210 कर देते, है ना। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 3 = 6, यानी कि हमारे पास आ जाता 63 कॉइन्स हमारे पास 50 पैसे के होते। सेम हम 25 पैसे के लिए निकाल सकते हैं। एक संख्या को जब
555 और 445 के योग से भाग कर दिया जाए। यानी कि कोई एक नंबर है, वो नंबर मान लो x है, x को किस से डिवाइड करना है हमने, इन दोनों के सम से। 555 प्लस में 445, यानी कि 5555 और 445 का सम, यानी कि 1000। किसी नंबर को अगर हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये नंबर इसको डिवाइड करें 1000। आगे देखो, तो भागफल यानी कि जो हमारे पास कोशेंट है, भागफल उनके अंतर से 2 गुना प्राप्त होता है। उनका अंतर मतलब जो हमारे पास नंबर है इनका डिफरेंस कर दो, 0 1 1, ठीक है, 110। 110 का 2 गुना डबल, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास आ गया कोशेंट 220। ओके, तो आगे क्या है, और क्षेत्रफल नहीं आएगा या शेषफल आएगा, यानी कि रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर गलत है, तो रिमाइंडर जो होएगा वो 30 मिलता है, यानी कि रिमाइंडर हमें शेषफल यहाँ मिलेगा, ये 30 मिलता है। तो कह रहे हैं कि वह संख्या क्या है, हमें संख्या बतानी है। तो संख्या कैसे बताएंगे, जो अंदर वाला नंबर होता है वो हमेशा कैसे लिखा जाता है, ये बाहर वाले इन दोनों की प्रोडक्ट, यानी कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 220, और रिमाइंडर जो होता है वो लिखा जाता है हमेशा प्लस में, ठीक है। यानी कि हम लिखते होते हैं x इक्वल टू पी क्यू प्लस में r। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, हमारे पास कितना आएगा, इसके पीछे 40 आ जाएंगी, प्लस में 30, ये आंसर कितना आएगा 220030, ठीक है। तो यानी कि ये ऐसा नंबर है जिसको 1000 से डिवाइड करोगे तो 30 क्वोशेंट आएगा और 220 रिमाइंडर आएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच का एरिया। 12th चैप्टर का क्वेश्चन है ये, सॉरी 12th क्लास का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहली बात, जो ये इक्वेशन बन रही है ना, ये वाली इक्वेशन है पैराबोला की, ठीक है, पैराबोला की ये इक्वेशन है, और ये इक्वेशन है लाइन की। सबसे पहली बात हम ड्रॉ करने वाले हैं इसकी ग्राफ। देखो यहाँ पर अगर मैं 0 पुट करूँ और यहाँ भी 0 पुट करूँ, x भी 0 y भी 0, तो 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो मतलब 0 मुझे मिल गया एक कॉमन पॉइंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ x की जगह 1 और y की वैल्यू क्या आती है, देखो y स्क्वायर, x की जगह 1 पुट किया तो 4 मल्टीप्लाई 1 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ के रूट हो जाएगा प्लस माइनस के 2, ठीक है। तो जब x 1 है तो y एक बार तो आया 2 और दूसरी बार आया -2, ठीक है। तो मतलब ये लगा लो कि हमारे पास जो पैराबोला बन रहा है वो पैराबोला कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है, इस तरह से हमारा पैराबोला बन रहा है। ये हमारे पास पॉइंट निकाल के हमने बना दिया। अब हम लाइन के लिए बनाते हैं। यहाँ पर अगर मैं y की जगह 0 पुट करूँ, x की जगह 0 पुट करूँ, तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या आएगा, कॉमन सेम पॉइंट आएगा, यानी कि 0 0 दोनों में आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर x की जगह 1 पुट करती हूँ तो y कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, x की जगह 1 पुट किया तो y 2, ये वाला पॉइंट इसमें भी कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास जो लाइन ड्रॉ होगी वो ओरिजिन और इस पॉइंट से होते हुए जा रही है, ठीक है। तो ओरिजिन और इस पॉइंट से होते हुए जा रही है, मतलब हमारे पास जो एरिया आ रहा है वो एरिया क्या आ रहा है, देखो एरिया हमारे पास ये इन दोनों के बीच का थोड़ा सा पार्ट ये आ रहा है। ये कह रहे हैं कि जो ये पीला पीला पार्ट है ना, ये कितना होगा, ये हमें बताना है कि ये कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसके ऑप्शन लिख देती हूँ कि ऑप्शन क्या क्या गिवन है। ऑप्शन है 2/3, 1/3, 2/4, सॉरी 1/4 एंड 3/4, ये ऑप्शन है इसके, ठीक है। तो हमें बताने की एरिया इनमें से कौन सा होगा वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन करते हैं। देखो अगर मैं इनकी नेमिंग करूं, मैं इस पॉइंट को कह दूं O A, ठीक है। यहाँ से अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करती हूँ लाइन, ये कितना डिस्टेंस है, 1 का है, सॉरी 2 का है, और यहाँ से ये 1 का है। इस पॉइंट को मैं कह देती हूँ B, ठीक है। यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, और इधर जो पॉइंट आ रहा है बीचों बीच, मैं इसे कह देती हूँ कुछ D पॉइंट, ठीक है। हमारे पास देखो दोबारा से थोड़ा सा ड्रॉ करती हूँ कि
कुछ इस तरह से बनेगा। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ये कर्व ऐसे जा रहा है और लाइन ऐसे करके जा रही है। हमें जो एरिया निकालना है, हमें एरिया निकालना है इस रीजन का, ये वाला रीजन, ठीक है। अब ये एरिया निकलेगा कैसे, वो आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने ऐसे करके लाइन ड्रॉ करी। अगर मैं इतना सा एरिया निकाल के उसमें से क्या करूँगी, इतना सा एरिया निकाल के मैं ये ट्रायंगल, इतनी सी ट्रायंगल मेरे पास बन रही है, इसको माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये येलो वाला आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास है पॉइंट बी, यहाँ पर मैंने पॉइंट नाम दिया ए, ठीक है, ये ए है और यहाँ पर ओ है और इधर पॉइंट जो आ रहा था कॉमन इनका वो था डी, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले एरिया निकाल लूँगी मैं किसका, ओ ए बी डी का, ठीक है, जो ये कर्व है। अब ये जो कर्व है, कर्व की इक्वेशन क्या थी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कर्व की इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, अंडर रूट 4x यानी कि 2 रूट x, ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू हम क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए यूज़ करते हैं हम इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन y की वैल्यू निकालेंगे 2 रूट x, क्योंकि इसमें x की वैल्यू पुट होएगी। तो x कितना है, देखो x की वैल्यू अगर हम मेजर करते हैं, x कितना आ रहा है, यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ कितना था 0, क्योंकि x यही आएगा ना ये लाइन, तो 0 से 1 हमारे पास है x। हम इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 जब करेंगे तो देखो 2 एज इट इज़, ठीक है, ये इंटीग्रेशन अब हट जाएगा। रूट x की करेंगे तो x की पावर 1/2 है ना। रूट x का मतलब x की पावर 1/2, इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर के अंदर 1 ऐड हो जाता है और उसी से हम कर देते हैं डिवाइड, है ना, और लिमिट लगा देंगे 0 से 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 और लिमिट लगा दी 0 से 1। तो यानी कि ये बन गया 4/3 एक्स की पावर 3/2 और लिमिट 0 से 1। 0 से 1 का मतलब एक बार x की जगह 1 पुट करेंगे, माइनस में x की जगह 0 पुट करेंगे। देखो 0 पुट किया तो 0 ही हो जाएगा और x की जगह मैंने 1 पुट किया तो ये वाला पार्ट 1 हो गया, यानी कि एरिया कितना आ गया 4/3। मतलब मेरे पास ये वाला जो एरिया आया है, ये वाला, ये कितना आया 4/3। अब माइनस किसके क्या करना है हमने, ट्रायंगल को। अब देखो ट्रायंगल, हम एरिया किसका माइनस करेंगे, ट्रायंगल ओ ए बी का, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना है OB, OB हमारे पास 0 से B 1 है, यानी कि 1/2, बेस हो गया 1। हाइट कितनी है OA, OA कहाँ तक जा रही है, 2 तक जा रही है, तो हाइट होगी 2। तो इसको कैंसिल किया, ये आ गया 1। हमने क्या करना है, ट्रायंगल को माइनस करना है, तो 4/3 में से माइनस कर देंगे ट्रायंगल के एरिया को। ये हमारे पास आ गया 4 माइनस में 3/3 यानी कि 1/3। 1/3 हमारे पास रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इफ P ऑफ A इक्वल टू 1/2 हो, P ऑफ B इक्वल टू 0 हो, तो P ऑफ A/B क्या होगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, P ऑफ A/B कैसे निकलता है, ये होता है A/B मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है, डिवाइड बाई जो नीचे वाला होता है P ऑफ B। अब कंडीशन क्या होती है कि नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन जो ये है डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो ये डिफाइंड नहीं होता, अपरिभाषित होता है, ठीक है। हम लिख देते होते हैं इसको नॉट डिफाइंड या फिर अपरिभाषित। अब देखो क्या P ऑफ B 0 है, अब P ऑफ B तो इसमें 0 आ गया, तो इसका आंसर क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड, जिसे हम डिफाइन ही नहीं कर सकते या अपरिभाषित हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनार का भाव कुछ निश्चित और कुछ सोने के ग्राम की मात्रा के अनुसार बदलता रहता है। देखो निश्चित, अगर हम निश्चित की बात करें, निश्चित मतलब फिक्स, एकदम फिक्स है, फिक्स हम मान लेते हैं कि वो है x, ठीक है, और जो ग्राम के अकॉर्डिंग जो चेंज हो रहा है वो हम मान लेते हैं y, ठीक है। अब फिक्स तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, ठीक। अब 20 ग्राम सोने के लिए वो 300 रुपये ले रहा है, तो यानी कि फिक्स प्लस में 20 ग्राम सोना 20y, कितना ले रहा है वो 300। 45 ग्राम सोने के लिए 500 ले रहा है, यानी कि फिक्स तो रहेगा ही रहेगा,
और 45 ग्राम सोना और ले लिया 45y। कितना टोटल रुपए ले रहा है वो 550। तो 100 ग्राम सोने का निकालना है, मतलब हमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए x प्लस में 100y। कितना कार्य करने के लिए क्या भाव उसका होगा, तो हमें इसका आंसर ये निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे हम, इसे सोल्व कर देंगे, इसको कर दिया माइनस, ठीक, तो ये कैंसिल, ये हमारे पास बन गया माइनस के 25 इक्वल टू यहाँ से बन गया 250 माइनस के y कितना आ गया 250 बाय में 25 यानी कि 10, y की वैल्यू 10 आ गई, यहाँ पे पुट कर देंगे तो x प्लस में 20 इंटू वाई की जगह 10 पुट किया इक्वल टू 300 और x कितना आ जाएगा 300, ये 200 बन गया माइनस के 200 यानी कि x आ गया 100। इसका मतलब 100 ग्राम के लिए कितना होगा, x की जगह 100 प्लस में 100 मल्टीप्लाई बाय y की 10, तो कितना हो गया 100 प्लस में 1000 इक्वल टू 1100 यानी कि 1100 रुपीज़ वो 100 ग्राम सोने के लिए लेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 5 सफ़ेद 7 लाल गेंद है। ठीक है, देखो वाइट गेंद कितनी है, वाइट बॉल 5 एंड 7 कितनी सॉरी रेड कितनी है 7 है, तो टोटल कितनी होगी 12 होगी। तो बैग में से यादृच्छिक रूप से बैग से निकाली जाती है कितनी गेंद 5 गेंद, तो 5 बॉल्स उन्होंने निकाली। ठीक है, तो इनमें से यानी कि 12 में से कितने निकाली 5, और 3 लाल और बाकी सफ़ेद है। अब 5 में से वाइट 3 तो वाइट निकाल रहे हैं, बाकी 2 बची तो 2 रेड निकाल रहे हैं, तो इनकी प्रायिकता क्या होगी यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो वाइट में से 3 निकाल रहे हैं, हम क्या करेंगे, वाइट यानी कि 5 है, 5 में से कितने निकाल रहे हैं 3 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5c3। रेड मल्टीप्लाई बाय रेड कितनी है 7, कितने निकाल रहे हैं उसमें से 2, तो 7c2 लिख दिया, डिवाइड बाय टोटल कितनी है 12, 12 में से कितने निकाल रहे हैं 5, तो हमने लिख दिया 12c5। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का, NCR का। ये हम कैसे करते हैं, जो ऊपर वाला होता है उसका फैक्टोरियल डिवाइड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का माइनस यानी कि N-R का फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि n का फैक्टोरियल क्या होता है, पहले n फिर उसके बाद उससे एक कम फिर उसके बाद उससे एक कम, ये तब तक चलता रहता है जब तक वो 1 ना हो जाए। ठीक है, या फिर जीरो फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये ऐसे ऐसे चलता रहता है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो तो 5c3 को क्या लिखेंगे 5 का फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में 5 माइनस 3 यानी कि 2 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 7 का फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 7 मल्टीप्लाई माइनस में 2 यानी कि 5 का फैक्टोरियल, और डिवाइड में क्या आ जाएगा पूरे के 12 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 12 में से 5 गए 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हमने करना है सोल्व। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखो, तो एक बार मैं 5 फैक्टोरियल एज इट इज़ लिख देती हूँ, सारा का सारा ऊपर वाला। ठीक है भाई, जितनी ज़रूरत होगी उतना हम काट देंगे। फिर ये 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये एज इट इज़, ये डिवाइड में है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12 फैक्टोरियल। ठीक, अभी हमारे पास कैसे इसको सोल्व करना है वो देखो, तो यहाँ से 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 होएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। मैंने इसको 3 फैक्टोरियल तक छोड़ देती हूँ क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल को ओपन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ लिख दिया 3 फैक्टोरियल, इसको कर दिया ओपन। ठीक है, और यहाँ पर मैं 5 फैक्टोरियल को करना चाहूँगी ओपन, तो 5 को क्या लिख दूँगी 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और 1 तो लिखने की नीड ही नहीं है, 5 को भी लिख दिया। अब 7 फैक्टोरियल को ना मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ, वो देखना क्यों लिखा, डिवाइड बाय
ये डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही, और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 12 फैक्टोरियल को मैं 7 फैक्टोरियल तक खोलूँगी ताकि ऊपर वाला ऊपर ना करना पड़े। 12 मल्टीप्लाई 11, 10, 9, 8 और फिर 7 फैक्टोरियल। ठीक है, लास्ट में फैक्टोरियल आता होता है जो भी नंबर है, बस वही बात है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। अब जो जो कैंसिल बाकी होने वाले रह गए उसको कर देंगे। ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, और 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6। ओके, नेक्स्ट 2 से ये वाला 2 कैंसिल, एंड 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 5 2 ज़ा 10 यहाँ से कैंसिल, 4 2 ज़ा 8 ये कैंसिल। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो जितना कैंसिल होना था कर दिया। अब हमारे पास जो भी बच्चा उनकी कर देंगे हम प्रोडक्ट, इनकी हम आपस में प्रोडक्ट करेंगे। हमारे पास बनेगा, नीचे वालों की प्रोडक्ट कर रहे हैं, हमारे पास बना है 396, और ऊपर वालों की हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, हमारे पास बन रहा है 175। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीता और सुनीता की आयु का योग 43 है। तो ये आयु वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। देखो, अनीता को मान लो x आयु की है और सुनीता मान लो y आयु की है। ठीक है, अब इन दोनों की आयु का योग मतलब x प्लस वाई कितना है 43। 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो दोनों में 11 ऐड कर देंगे। 11 वर्ष बाद इसकी हो जाएगी x प्लस 11 और इसकी हो जाएगी y प्लस 11, मतलब अब हमें एज इसका यूज़ करना है। ठीक है, 11 वर्ष बाद अनीता की आयु सुनीता की आयु से 7/6 गुना हो जाएगी। किसकी आयु की बात कर रहे हैं? अनीता। अनीता की आयु लिख दी, अनीता की आयु हो जाएगी कितनी हो जाएगी 7/6 गुना हो जाएगी। किसके गुना हो जाएगी? सुनीता की आयु के। सुनीता की तो y प्लस 11 है ना। सुनीता की आयु के 7/6 गुना हो जाएगी अनीता की आयु। बस इसको एक बार आगे पढ़ लेते हैं। किसकी निकालनी है? सुनीता की वर्तमान आयु। हमें निकालनी है y की वैल्यू। y निकालने के लिए हमें x को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। x कितना हो जाएगा 43 माइनस में y, और इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देंगे। 43 माइनस y प्लस में 11 इक्वल कितना है 7/6 y प्लस में 11। ठीक है, तो 43 प्लस में 11 कितना हो गया 54 हो गया माइनस y, और इन इक्वल में देखो ये बाई में 6 है, यहाँ के मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, और 7 को मैं यही रख रही हूँ अभी। अब इनकी कर देंगे अंदर प्रोडक्ट। 6 की 54 से प्रोडक्ट करेंगे 324 माइनस में 6y इक्वल टू 7y और प्लस में 77। अब ये 6y आके प्लस हो जाएगा, 77 माइनस हो जाएगा। 324 माइनस 77 इक्वल 7y प्लस में 6y। 324 में से 77 गए, हमारे पास आया 247 इक्वल ये आ गया 13y। 13 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो 247 डिवाइड बाय 13 इक्वल टू y। तो इसको कैंसिल किया, कितना मिलता है हमें 19। तो यानी कि सुनीता की आयु कितनी है y हमारे पास 19, उसकी 19 जो है प्रेजेंट एज है। ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट, संख्या ये है विभाज्य है, यानी कि किससे विभाज्य होगी? ऑप्शन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले ना ज़्यादा इजी मेथड जो रहता है वो रहता है 11 वाले के लिए। और ये क्वेश्चन मुझे तो डाउट है कि कहीं 11 ही आंसर ना हो। हम 11 के लिए क्या करते होते हैं, देखो एक एक अक्षर उठा लो, एक को छोड़ के एक। देखो जैसे हमारे पास है 4 8 3 2 7 1 8, ये मैंने डिजिट लिख ली। एक एक को उठा लो, 8 7 3 4 उठा लिया। इनको कर दो सम, यानी कि 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8 हमारे पास कितना होता है 32। तो इनका सम कर दो,
इनको कर दो ऐड, 4 और 3 7 और 7 14, 14 और 8 22, तो 22 लिख दिया। ठीक है, लास्ट से हमने उठाना शुरू करना है। फिर बाकी जो बच गए उनका सम कर दो, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 आ गया। अगर आंसर हमारे पास या तो देखो, अब आंसर जो है या तो हमारे पास 11 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो, मान लो 22 हो जाता, 33 हो जाता, कुछ भी होता, या फिर हमारे पास आंसर आता 0। अगर ऐसा हो तो हमेशा नंबर किससे डिवाइड होता है, 11 से होता है, अदरवाइज हमें और नंबर से चेक करना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा 11 करेक्ट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने जो है पुलिस कांस्टेबल के कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट पेपर के लिए रेडी रहिए और जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस के साथ। थैंक यू।